हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज हम करेंगे भूगोल यानी कि जियोग्राफी के कुछ प्रश्नों को। तो आप देखिएगा कि इस क्लास में जितने प्रश्न हैं उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप बीएड के विद्यार्थी हो तो आगे चल करके आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम भी देना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो। साथ साथ आप सुपर टेट की तैयारी भी कहीं ना कहीं जारी रखिए। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। करेंगे भूगोल के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न ये है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो बताइएगा कि कितना क्षेत्रफल है हमारे भारत का। तो दोस्तों देखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारे भारत का क्षेत्रफल माना जाता है, जो कि पूरे संसार का जो स्थल का भाग है, स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है या फिर सातवां है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का विश्व में स्थान है सातवां। और अगर कोई पूछे कि पहला स्थान किसका है, तो रूस का है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए, फिर चीन, ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 जो देश हैं ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, और हमारा भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं तो वो भी जान लीजिए। तो पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्यवर्ती मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटवर्ती मैदान या द्वीपीय समूह जिसे कहते हैं। तो इन 4 भागों में, प्राकृतिक भागों में भारत को बांटा गया है। तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे कि है हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? हिमालय को बताइएगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मिक्स प्रश्न रखे जा रहे हैं भूगोल के। आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो यहाँ पर हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर हम विभाजित करते हैं 4 में। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, ट्रांस हिमालय जिसे हम तिब्बत का क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरा है बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसे कहा जाता है, और चौथा है बाह्य उप हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो इन 4 क्षेत्रों में बांटा गया है हिमालय को। तो ये आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाद्री किसे कहते हैं? ट्रांस हिमालय को, महान हिमालय को, मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को? तो दोस्तों, जो हिमाद्री होता है, हिमाद्री हम महान हिमालय को कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए कि महान हिमालय जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 6000 मीटर जो है इसकी ऊंचाई मानी गई है महान हिमालय की। आंसर नंबर जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? देखिए, यही प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया। इसका मैंने आंसर आपको पहले ही बताया है। तो जल्दी से आप इसका फटाफट आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? कौन से दर्रे यहाँ पर दिए गए हैं? 4 दर्रे के नाम दिए गए हैं। कौन सा ऐसा है जो महान हिमालय में नहीं है? जोजिला, सिपकिला, नाथुला और पालघाट। तो दोस्तों, महान हिमालय के अंतर्गत जोजिला, सिपकिला, नाथुला और एक क्या है, लिपुलेख, ये सारे दर्रे महान हिमालय में स्थित हैं। लेकिन पालघाट ये महान हिमालय में स्थित नहीं है, ये पश्चिमी घाट का है जो केरल में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा जो हिमालय के चौथा जो क्षेत्र है, जिसे हम बाह्य उप हिमालय कहते हैं और उसे ही हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये चौथा था, यहाँ पर पूछा है लघु हिमालय। लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महान हिमालय क्या है? तो महान हिमालय बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं और ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो ट्रांस हिमालय हमारा तिब्बत का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बताइएगा। मर्ग कहा जाता है, पटकाई कहा जाता है, भाबर कहा जाता है या फिर वजरी कहा जाता है? तो दोस्तों, मध्य हिमालय के जो ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान है उसे हम मर्ग कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो मर्ग है ये कश्मीर घाटी और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार भी इसे हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़ें। अगला प्रश्न है, पीर पांजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? महान हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिक में या ट्रांस हिमालय में? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पीर पांजाल श्रृंखला जो है ये मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1100 से 1500 मीटर के बीच, 1500 से 2000 मीटर के बीच या 2500 से 3000 मीटर के बीच या फिर 3700 से 4500 मीटर के बीच है। तो दोस्तों, मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है ये 3700 से 4500 मीटर के बीच होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो आपको क्या बताना है? 900 से 1100 मीटर के बीच। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, यही लिखा है कि शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड का क्या अर्थ होता है? बताइएगा। ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष है, विश्व है, सुव्यवस्था है या फिर खगोल है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड का जो अर्थ है वह सुव्यवस्था होता है। देखिए, ब्रह्मांड को हम अंग्रेजी में कॉस्मॉस के नाम से जानते हैं और कॉस्मॉस जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? विशाल आकार है इसलिए, या अधिक चमकीला होने के कारण, या अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है इसलिए हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है, या फिर ये सारे जो ऑप्शन हैं यानी कि उपयुक्त सभी सही है? तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, जो सूर्य है वह अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है इसलिए हमें वह बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रह जो है ये शब्द किस शब्द की उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई है? किस भाषा से? ग्रीक भाषा से, रोमन, अंग्रेजी या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, ग्रह जो है ये ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ग्रह को अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? चारों ओर घूमने वाला। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में शामिल है कौन? केवल सूर्य और ग्रह शामिल हैं, सूर्य ग्रह और उपग्रह शामिल हैं, या सूर्य ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, या फिर सूर्य ग्रह उपग्रह और सभी खगोलीय पिंड? तो दोस्तों, जो सौर परिवार है हमारा उसमें सूर्य ग्रह उपग्रह और सभी खगोलीय पिंड ये सभी शामिल है उसके अंतर्गत, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 8 लाख गुना, 9 लाख, 13 लाख या फिर 11 लाख? तो दोस्तों, सूर्य जो है पृथ्वी जो है ये सूर्य से 13 लाख गुना सूर्य हमारा पृथ्वी से बड़ा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? जो लाइट है उसकी गति, उसकी स्पीड कितनी होती है? तो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की संरचना यानी कि प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग जो है वो किससे बना है? केवल हाइड्रोजन से है, हीलियम से है या फिर हाइड्रोजन हीलियम दोनों से है या फिर हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन इन तीनों से है? तो आप बताइएगा कि 98% सूर्य का भाग किससे बनाया गया है? तो ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम इन दो गैसों से मिलकर के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 प्रश्न है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं बताइएगा? 7, 8, 9, यस। तो दोस्तों पहले के समय में क्या था कि सिर्फ 9 ग्रह यहाँ पर स्थित थे, लेकिन अब सौर परिवार में हमारे 8 ग्रह मौजूद हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह होते हैं सौर परिवार में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? बुध और वरुण, बुध और अरुण, बुध और प्लूटो या फिर बुध एवं शनि। तो यहाँ पर सबसे निकट पूछा है और सबसे दूर पूछा है। तो दोस्तों सबसे निकट कौन सा है? बुध है, और सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसमें दिया गया है बुध और वरुण। अगला प्रश्न है, कक्ष यानी कि ऑर्बिट किसे कहते हैं? अनिश्चित वृत्ताकार पथ को, या सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ, या फिर सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे जो कक्ष क्या होता है वो सूर्य के चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वह भी एक ग्रह ही है। तो यह जब सूर्य की चक्कर लगाती है एक ऑर्बिट में लगाती है, एक इसका क्या होता है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसी पथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जिस पर ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है? ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो 25 प्रश्न हमने आज किए हैं, इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। प्राग होगा, जिनेवा होगा, रोम या फिर बर्लिन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ये स्थित है प्राग के अंतर्गत। तो दोस्तों प्राग शहर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने किए हैं 25 प्रश्नों को। बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं आपने। देखिए आज हमारे प्रश्न थोड़े से आसान थे, लेकिन आसान ज़रूर थे पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। अक्सर ये सभी प्रश्न हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आज की, प्रश्न कैसे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, ऐसे ही कुछ भूगोल प्रश्नों के साथ। आप क्लास में लगातार बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।